आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का करेंगे उद्घाटन। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,992 नए मरीजों की पहचान की गई। और राजगीर में बन रहे जू सफारी के निर्माण में प्रवासी कामगारों को मिले रोजगार से उनकी आर्थिक स्थिति हुई मजबूत। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं सोनी सिंह। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अनुभव साझा करने का माध्यम होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा की थी। इस केंद्र से देश के स्वच्छता अभियान से संबंधित विशेष दृश्य श्रव्य कार्यक्रम का लाभ लिया जा सकेगा। इसमें विश्व के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान से संबंधित भारत की स्वच्छता यात्रा के बारे में बताया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदला है और करीब 55 करोड़ लोगों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली के 36 छात्रों से भी चर्चा करेंगे जो देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के माध्यम से लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा से रूबरू कराया जाएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन जिलों में 124 ब्लॉकों की 1,199 पंचायतों की 71 लाख से अधिक आबादी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रही है। बाढ़ की ताजा स्थिति पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। और बचाव कार्य कर रही हैं। लगभग 10.5 लाख लोगों को 1,420 सामुदायिक रसोई से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तटबंधों पर रहने वाले लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एंटी रेबीज किट और स्नेक बाइट सीरम के साथ मेडिकल टीमों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। जो विभिन्न कैंटोनमेंट जोन है या हाई रिस्क एरिया है, वहाँ पर हम लोग कैंप मोड में कोविड का टेस्टिंग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ चूँकि फ्लड इफेक्टेड एरिया है ये, तो हम लोग साथ में जो है डॉग बाइट का और स्नैक बाइट का इंजेक्शन भी रखते हैं। उसके लिए अलग से कर्मी प्रतिनियुक्त रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पश्चिम चंपारण के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की जानकारी ली। बेगूसराय में बालान नदी के बढ़ते जलस्तर से भगवानपुर के धनकौल आलापुर क्षेत्र में ग्रामीण सड़क 20 फीट टूट गई है और 3 सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा पानी का तेज बहाव हो रहा है। इससे लगभग 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही चौर इलाके में पानी आ जाने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी डूब गई है। खासकर भगवानपुर प्रखंड और तेघड़ा प्रखंड की 1 दर्जन पंचायतें बालान नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। वह बांध है, बांध के किनारे से बांध तोड़कर और घर के माध्यम से जो है पानी इधर की ओर गौरा चौर धनकौल चौर की ओर जा रही है। ये लगभग अभी तो आबादी धनकौल पंचायत में जितने भी व्यक्ति हैं लगभग आधा से अधिकांश लोग प्रभावित हैं। खगड़िया और समस्तीपुर जिलों में 6 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 11,000 लोग रह रहे हैं। बागमती, कमला बालान, अधवारा, कोसी और गंडक नदियां अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पटना जिले के फतुहा में 3 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। वरुणा गांव में एक युवक की मौत पानी भरे गड्ढे में डूबने से हो गई। दूसरी तरफ फतुहा थाना क्षेत्र के फतुहा दनियावा NH 30A पर गुलाब ढाबा के पास एक अज्ञात ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को रौंद दिया।
जिससे 2 की मौत हो गई। तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे फतुहा थानाध्यक्ष और दनियावा के अंचलाधिकारी और प्रखंड पदाधिकारी ने पीड़ित परिवार को 4,20,000 रुपए का चेक और 3-3 हजार रुपए की नगद राशि प्रदान की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,992 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 75,786 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों में पटना जिले में सबसे ज्यादा 534 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बेगूसराय में 210, कटिहार में 193, वैशाली में 160 और समस्तीपुर में 147 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि विभिन्न फसलों की गुणवत्ता और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य में अभियंत्रण संगठन द्वारा गोदाम और चारदीवारी का निर्माण किया गया है। आज पटना में 4 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन गोदामों का उद्घाटन करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इन गोदामों से बीजों का रखरखाव बेहतर तरीके से हो सकेगा। राजकीय बीज क्षेत्रों पर बीज उत्पादन बढ़ाने एवं उत्पादित बीजों को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा बीज बुनन प्रशिक्षकों का आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस दिशा में आज हम लोगों ने 4 स्थान पर, एक हमारा है भोजपुर के शाहपुर में और दूसरा हमारा है जहानाबाद के मखदूमपुर में और नवादा के कौआकोल में और सिवान के गोरैया कोठी में 4,80,47,383 रुपये का लागत से चारों बीज बुनन प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार कोरोना महामारी और बाढ़ जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। इन चुनौतियों के बीच प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत 7 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। 12 जिले में बाढ़ का प्रकोप है, बाढ़ से तबाही मची हुई है और दूसरी तरफ कोरोना संक्रामक भी तेजी से पैर फैला रहा है। आज बिहार के सामने 2 चुनौतियां हैं, उसके बाद भी मनरेगा में जो काम हो रहा है, और आपको मैं बताना चाहता हूं 8,386 पंचायतों में से 7,803 पंचायतों में मनरेगा का हमारा काम चल रहा है। 7 लाख, 7.5 लाख मजदूर हमारे आज के तारीख में काम कर रहे हैं। सहरसा पुलिस ने अवैध रूप से संचालित एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरक्षी अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि मिनीगन फैक्ट्री कब से और किन लोगों के संरक्षण में चल रही थी। जमालपुर एक जगह है जहाँ पर एटीजी मनमय डेयरी के अंतर्गत वहाँ पे अवैध रूप से संचालित मिनीगन फैक्ट्री भी जब्त की गई है। उसके अंदर हम लोगों को काफ़ी निर्मित मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिसमें 2 राइफल है 315 बोर की, इसके अलावा 2 कट्टे हैं, 1 पिस्टल है। काफ़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार है, बहुत सारी मशीनरी है, कई उपकरण टूल्स हैं जिनके माध्यम से हथियार का निर्माण किया जाता है। काफ़ी मात्रा में कारतूस हैं और 1 स्कॉर्पियो भी जब्त की। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आने वाले सैलानी अब खुले में विचरण करने वाले जंगली जानवरों का दीदार कर सकेंगे। राजगीर में बन रहे जू सफारी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जू सफारी का निर्माण 191 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया जा रहा है। यह राज्य का पहला जू सफारी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2017 में राजगीर में जू सफारी का शिलान्यास किया गया था। नालंदा के जिला वन पदाधिकारी डॉक्टर नेशमणि ने बताया कि सफारी का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों से आए कामगारों को भी जू सफारी के निर्माण में लगाया गया है। इन मजदूरों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में काम मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उसमें निदेशक साहब उस पर अभी अलग से उन्होंने कहा, अच्छा से मतलब इसको प्रगति पर है। अब हर सुविधा तो आप लोगों को पहले से जानकारी है, उसे चल रहा है। करीब 191 हेक्टेयर में इसको निर्माण किया जा रहा है
खास करके हम लोग का 5 जानवर का इसमें आवासीय स्थल है। इसको अलग अलग सफारी बनी हुई है। तो हिरन हो गया है, उसको भालू का अलग से है, एक टाइगर है, लेपर्ड है, उसके बाद आपका लायन सफारी है। इसके अलावा हम लोग का जब बेड एवियरी भी बनेगा, इसके अलावा सब मूल सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने के लिए काम चल रहा है। मैं काम करने के लिए आए हुए हैं यहाँ, हमें 20 दिन हो गए हैं लगभग, और हम इसमें पत्थर का काम कर रहे हैं। नाम लॉकडाउन डेली काम हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में छानबीन करने मुंबई गए आईपीएस विनय तिवारी पटना लौट आए हैं। हवाई अड्डे पर उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस ने आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की है। श्री तिवारी ने बताया कि आत्महत्या के प्रकरण में कई अहम सबूत बिहार पुलिस को मिला है, जिससे सीबीआई को काफी मदद मिलेगी। 27 तारीख से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और हम लोग सब लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और मेरे पहुंचने के बाद एक दिन पहले दिन हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया 2 तारीख को। 2 तारीख के बाद से फिर रफ्तार रुकी। तो पहुंचने के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल गया था जी। और लिखित जानकारी जो है मोबाइल पटना सर ने भी दी थी। जानकारी उनकी बात पता था कि हम आ रहे हैं। हमने जानकारी के माध्यम से हम लोगों ने गाड़ी और इसके लिए भी बोला था। लिखित जानकारी देने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो किसी ने कोई संपर्क नहीं किया और एयरपोर्ट पर मीडिया को ब्रीफ भी किया था मैंने। तो ये सर्वविदित था, ये सबको पता था कि मैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से मुंबई आया हुआ हूँ। बिहार पुलिस के एसआईटी को लीड कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं इन्वेस्टिगेशन के एयरपोर्ट से जाने के बाद जब मैं गेस्ट हाउस गया और रात में इन्वेस्टिगेशन के लिए निकला, तब करीब 10 बजे के आसपास मुझे कॉल आया था बीएमसी के लोगों का कि ऐसी प्रक्रिया है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर मैं वापस जब गेस्ट हाउस आया तो उन्होंने कहा तो उस नियम कानून का मैंने पालन किया। खगड़िया के नौजवान कोरोना महामारी जैसी आपदा को अवसर में बदलकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आत्मनिर्भर बन रहे नौजवान रोजगार देकर वैसे लोगों को खुशहाल बना रहे हैं जिनके लिए कोरोना काल संकट बनकर आया था। देखिए ये रिपोर्ट। जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा के बाद बाजार में लोग आटा खरीदने के लिए उमड़ पड़े, इस अवसर का लाभ उठाकर कारेलाल ने गेहूं के आटे का व्यवसाय शुरू कर दी। साथ ही कारेलाल ने स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं और पुरुषों को जोड़ा और हार्पिक, एसिड, फिनाइल, सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग आ रहे थे हम लोग के पास, जो है हम लोग को रोजगार दीजिए। तो एकाएक दिमाग में आया क्यों ना जो आदमी आए हुए हैं उनको हम स्वयं यहाँ रोजगार दे के जो है उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। तो यहीं से जो है सहकार भारती के प्रेरणा स्रोत से हम लोग को जो है कुछ ट्रेनिंग मिला और हम लोग भी ट्रेनिंग दे के लोग को जो है स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। कारेलाल बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से ऑर्डर लेकर आटे और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति करते रहे। देखिए, डिलीवरी करने का जो है हम लोग तो पहले जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और जो जान पहचान के लोग हैं उनको हमने बतलाया कि हम ये सब सामान बना रहे हैं जो घरेलू उत्पादन में जो है उपयोग होता है। तो फ़ोन के माध्यम से हम लोग को जो है ऑर्डर मिलता है। उसके बाद जो हम लोग इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से प्रभावित कारेलाल ने स्वयं आत्मनिर्भर होने के साथ ही 10 से 15 लोगों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना दिए हैं। प्रधानमंत्री के उद्बोधन से ये विचार आया और सहकार भारती के सौजन्य से आदि इंटरप्राइजेज, आदि स्वयं सहायता समूह आवास बोर्ड के द्वारा एक छोटा सा पहल किया गया जहां हम टॉयलेट क्लीनर, एसिड वगैरह का निर्माण करते हैं। कारेलाल के सहायता समूह में काम कर रही प्रिया देवी बताती है कि लॉकडाउन में सिर्फ अनाज मिलने से काम नहीं चलने वाला था। कारेलाल ने रोजगार देकर मदद की है। दूसरे प्रदेशों से आए मजदूर कारेलाल के समूह में एसिड और सैनिटाइजर बना रहे हैं, जिससे उनका रोजी रोटी चल रही है। सरकार अनाज दिया, अनाज देने में उसी से पेट थोड़ी न भर जाता है। काम किए तो थोड़ा बहुत पैसा भी आया तो पति करने लगा। हैंड वॉश, हार्पिक, फिनाइल, एसिड ये सब बनाते भी हैं और आटा भी अपना चक्की से पीस कर पैकिंग करते हैं। खगड़िया से शशि भूषण महतो की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार पटना। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का किया उद्घाटन। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,992 नए मरीजों की पहचान की गई। और राजगीर में बन रहे जू सफारी के निर्माण में प्रवासी कामगारों को मिले रोजगार से उनकी आर्थिक स्थिति हुई मजबूत।